हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम कर रहे हैं हमारे सीरीज़ के पेपर 024841 को। इसको सॉल्व करते हुए हमारी कोशिश होगी कि सारे सवालों का विस्तार से जवाब दिया जाए और उन विकल्पों पर भी विचार किया जाए जो जवाब नहीं है। राइट? सो पूरी तन्मयता से ध्यान लगाएं। हमारा पहला जो सेट है वो 5 प्रश्नों का एक सेट है, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं एक साथ 5। जो ब्लैंक है उसके लिए हर बार हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन को हमें चुनना है। When we visited the volcano, volcano का अर्थ है ज्वालामुखी। जब हमने वोल्केनो को विजिट किया, it was in a state of dash, थोड़ा आगे तक पढ़िए, we stood near the tip of dash on an irregular plane. When we visited the volcano, it was in a state of eruption. Eruption का अर्थ है विस्फोट, explosion. जब हम ज्वालामुखी के पास गए तो हमने देखा कि वो ज्वालामुखी विस्फोट की स्थिति में था, फट रहा था। We stood near the tip, tip means बिंदु, of the dash on an irregular plane near tip of what? Summit. Summit का अर्थ है उसका उच्चतम बिंदु। ज्वालामुखी देखिए एक पहाड़ी के मुंह की तरह होता है जहां से लावा निकल रहा है, आग बरस रही है। तो हम कहां खड़े हुए? उसके समिट, उच्चतम बिंदु के पास। ऑन एन इरेग्युलर प्लेन, इरेग्युलर मीन्स असमतल भूमि थी। इट वॉज हीप्ड, वहां ढेर सा था। इट वॉज हीप्ड डैश स्टोन्स एंड सिंडर्स, इट वॉज हीप्ड विथ, वहां पर ढेर था स्टोन्स का, पत्थरों का, और सिंडर्स हैं अंगारे। क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो गली हुई धातुएं, बेहद गर्म पत्थर के टुकड़े और एक आग का सा दरिया सा बहता है। अंगारे को अंग्रेजी में कहते हैं सिंडर। तो ऐसे पत्थरों और अंगारों का एक ढेर था। एंड डैश रॉक्स विच हैड बीन, और ऐसे पत्थर के टुकड़े या चट्टाने विच, एंड बिग रॉक्स, और बड़ी बड़ी चट्टानें या पत्थर के टुकड़े या पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें अथवा पत्थर, रॉक्स विच हैड बीन रेगुलरली डैश आउट फ्रॉम द वोल्केनो। तो क्या होगा? विच हैड बीन रेगुलरली फ्लंग। शब्द फ्लिंग का अर्थ है फेंकना। तो ज्वालामुखी से बाहर उड़ उड़ के आ रहे थे, फ्लंग आउट ऑफ द वोल्केनो, जो कि वोल्केनो से बाहर उड़ उड़ के आ रहे थे। बाकी ऑप्शंस ध्यान दें। शब्द डिस्टेंस आप आसानी से समझ जाएंगे। डिस्टेंस का अर्थ है दूरी बनाना, एज अ वर्ब। तो डिस्टेंस, दूरी बना ली, दूर हो गए। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है टॉपल। टॉपल का अर्थ है किसी को गिराना। जैसे बहुत यूज होता है अखबारों में सरकार को गिराना। उदाहरण के तौर पर सरकार के साथियों ने, अन्य दलों ने कहा है हम सरकार गिरा देंगे। तो द कोअलिशन पार्टनर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव थ्रेटन्ड टू टॉपल इट। टॉपल मीन्स गिराना। ओवरफ्लोन, ओवरफ्लाई का मतलब है ऊपर से उड़ना। शब्द जो ओवरफ्लोन है आइडियली बिना हाइफन के होना चाहिए। ये थर्ड फॉर्म है ओवरफ्लाई की, किसी स्थान के ऊपर से जाना, ऊपर से उड़ना। राइट? आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6 को देखें। Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. Grammatical means व्याकरणीय, जिसमें कोई व्याकरणीय कमी हो, त्रुटि हो, दोष हो, वही आपका उत्तर है। A celestial body और astronomical object. Celestial का अर्थ है heavenly या स्वर्गिक, ब्रह्मांडीय। हमारी पृथ्वी भी एक celestial body है। और astronomical object या कोई खगोलीय चीज, कोई जो कॉमेट हो, कोई एस्टेरॉइड हो, कोई धूमकेतु हो, कोई क्षुद्र ग्रह अथवा अन्य कोई ऐसा पिंड, इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग। यहां पर बॉडी और ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब इज बिल्कुल ठीक है। इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ है बनावट, कोई भी शेप। दैट हैपन्स, एसोसिएशन, थिंग, कॉन्फ़िगरेशन और से जुड़े हैं, सिंगुलर है, वर्ब में एस आएगा, हैपन्स इन द विजिबल यूनिवर्स। विजिबल मीन्स जो दिखाई देती है, दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में। तो फिर एक
सेलेस्टियल बॉडी या ब्रह्मांडीय कोई पिंड या कोई खगोलीय चीज़ जो कि प्राकृतिक रूप से हो रही हो, फिजिकल थिंग, एसोसिएशन, कॉन्फ़िगरेशन दैट हैपन्स इन द विजिबल यूनिवर्स। तो जो भी हमें दिखे वो एक सेलेस्टियल बॉडी है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, खगोलीय पिंड है। वाक्य पूरी तरह से सही है, आंसर होगा नो एरर। अगले सवाल पर ध्यान करें सारे लोग। जिस खंड में एरर हो उसे पहचाने। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। देखिए इस सवाल में दो क्लॉज हैं। अगर भूतकाल में दो घटनाएं एक साथ हुई हो या लगभग एक साथ हुई हो तो दोनों सिंपल पास्ट में आती हैं। जैसे आई एंटर्ड द रूम एंड शी लेफ्ट इट। देखिए दोनों पास्ट में है। आई एंटर्ड सिंपल पास्ट, शी लेफ्ट। किंतु यदि दोनों में क्रम हो, एक पहले हुई हो और एक बाद में, ठीक है, जैसे आपके आने से पहले कक्षा शुरू हो गई थी, द क्लास हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट में। आप दूसरा काम हुआ बाद में आए, बिफोर यू केम, ये सिंपल पास्ट में। एक साथ होने पर दोनों सिंपल पास्ट में, पर अगर क्रम हो तो जो पहले घटित हुई वही सिर्फ पास्ट परफेक्ट में होगी, बाद में घटित होने वाली सिंपल पास्ट में। ट्रेन जा चुकी थी, उसके वहां पहुंचने से पहले दो काम हुए, पहले ट्रेन चली गई, तो ये पास्ट परफेक्ट में ठीक है, बिल्कुल बदस्तूर है, सही है। लेकिन व्हेन ही हैड रीच्ड गलत हो जाएगा। ये वाला खंड किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। व्हेन ही हैड रीच्ड गलत हो जाएगा, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, ये सही जवाब होगा, राइट। अगले प्रश्न को देखें। शब्द फ्लैबरगास्टेड है और हमें कहा गया है फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द क्वेश्चन वर्ड। सिनोनिम का प्रेपोजिशन अंग्रेजी भाषा में फॉर होता है और एंटोनिम का ऑफ होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। हमें विलोम शब्द ढूंढना है फ्लैबरगास्टेड का। शब्द फ्लैबरगास्टेड का अर्थ है हतप्रभ, हैरान, शॉक्ड, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। आई वॉज फ्लैबरगास्टेड टू सी हर रूडनेस। शब्द फ्लैबरगास्टेड है, सन्न रह गया, शॉक हो गया पूरी तरह से। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डम्बफाउंडेड, कुछ नहीं कह पाया, पूरी तरह मैं हैरान था, ठीक है, चकित था, हतप्रभ था। बाकी ऑप्शंस देखिए। स्केयर्ड का अर्थ है डरा हुआ, फ्राइटन्ड। शब्द एम्बेरेस का अर्थ है शर्मिंदा करना। एम्बेरेस में ध्यान रखें आर और एस दोनों डबल होते हैं। स्पेलिंग एरर में खूब बार आता है, ये चैंपियन सवाल सा है स्पेलिंग एरर का। ऐसा ही एक शब्द होता है हरेस, जिसका अर्थ है उत्पीड़न करना, परेशान करना। उस शब्द में अलबत्ता सिर्फ एस डबल होता है, आर नहीं। ह्यूमिलिएट है अपमानित करना। आपका जवाब यद्यपि रहेगा डम्बफाउंडेड, क्यों हमसे पूछा है सिनोनिम फॉर द क्वेश्चन वर्ड। अगले प्रश्न को चलते हैं। फिर से हमें ढूंढना है सिनोनिम फॉर द क्वेश्चन वर्ड। शब्द है हमारे पास इटर्नल, अर्थ है सनातन, शाश्वत, सदा रहने वाला। समथिंग दैट हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम मेमोरियल, जो हमेशा थी, रही है। इटर्नल का पर्यायवाची हमें ढूंढना है। शब्द होगा परपेचुअल, जो सदा रहा और सदा से है, चलेगा। अन्य ऑप्शंस पर नजर डालें। इंटरमिटेंट का अर्थ है अनियमित रूप से होने वाला। बॉर्डर पर फायरिंग हुई फिर रुक गई, हम कहेंगे इंटरमिटेंट गन फायरिंग और इंटरमिटेंट एक्सचेंज ऑफ फायर। बरसात हुई रुक गई, इंटरमिटेंट रेन। इमेजरेबल का अर्थ है जिसे मापा नापा न जा सके, बहुत दुख है आपको, इमेजरेबल ग्रीफ। पेरिशेबल का अर्थ है, पेरिश का अर्थ होता है खराब हो जाना, तो पेरिशेबल जो शीघ्र खराब हो जाए, जैसे खाने पीने की वस्तुएं, सब्जियां, फल, ये पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, पेरिशेबल चीजें, राइट। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। 10वें प्रश्न पर हमें एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑगमेंट बताना है। यहां ध्यान रखिएगा सिनोनिम का प्रेपोजिशन जरूर ऑफ है, पर एंटोनिम का, सिनोनिम का प्रेपोजिशन जरूर फॉर है, पर एंटोनिम का प्रेपोजिशन ऑफ ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों का फॉर है, एंटोनिम का प्रेपोजिशन ऑफ ही है। ऑगमेंट का अर्थ है बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, आज की सरकार और हमेशा सरकारें प्रयास करती आई हैं कि हमारा निर्यात बढ़े। सो गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू ऑगमेंट एक्सपोर्ट्स। अब ये है बढ़ाना, हमें इसका विलोम शब्द ढूंढना है। ड्विंडल का अर्थ है कम होना, राइट।
जैसे मैं कहूं एक विशेष लीडर के प्रति समर्थन कम हो रहा है, द सपोर्ट टू अ पर्टिकुलर लीडर और द सपोर्ट इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर लीडर, सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर लीडर इज dwindling। बाकी ऑप्शंस अगर हमसे मान लीजिए इसका एंटोनिम ऑफ की जगह सिनोनिम फॉर यानी पर्यायवाची पूछा जाता तो उत्तर क्या होता? इंक्रीज। कोई भी परीक्षक सवाल बदल सकता है, इसलिए चारों ऑप्शन हो तो हमें हमेशा लाभ रहता है। अगर सिनोनिम पूछते तो ये उत्तर होता। फिलहाल हमसे विलोम शब्द पूछा है, उत्तर डी होगा। लास्टिंग शब्द का क्या अर्थ है? जो चीज लंबी चले। जैसे मैं कहूं कोई दोस्ती है बरसों चली, लास्टिंग फ्रेंडशिप। किसी दवाई का असर बड़े लंबे दीर्घ काल तक रहता है तो मेडिसिन हैज अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन यू। इसके लिए एक और शब्द है ड्यूरेबल या इंड्योरिंग। ड्यूरेबल टिकाऊ, इंड्योरिंग और ड्यूरेबल भी इसके सिनोनिम्स हैं, राइट। सप्लीमेंट का अर्थ है किसी चीज की पूर्ति करने वाला, राइट। जैसे फूड के साथ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं। सप्लीमेंट एक वर्ब भी है जिसका अर्थ है पूर्ति करना, राइट। वो कौन सी शीट्स होती है जो हम हमारी मुख्य शीट के साथ परीक्षा में लगाते हैं? सप्लीमेंट्री शीट, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द है एडमोनिश, हमें इसका एंटोनिम बताना है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड, विलोम शब्द बताना है इसका। एडमोनिश है फटकारना, किसी को डांट लगाना। जैसे द स्टूडेंट वॉज एडमोनिश्ड फॉर डिस्टर्बिंग द क्लास रिपीटेडली। अब इसका कोई और शब्द है जिसका यही अर्थ हो, जो कॉमनली हम बहुत यूज करते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे रेप्रिमांड, रिब्यूक, स्कोल्ड, डांटना, फटकारना। हमें इसका विलोम शब्द पूछा है। अब फटकारने का उल्टा क्या होगा? सराहना करना, तारीफ करना। तो इनकोमियम का अर्थ है तारीफ। यहां थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो पार्ट ऑफ स्पीच का मसला है। एडमोनिश एक वर्ब है और इनकोमियम एक नाउन। बेहतर होता कि प्रश्न में एडमोनिश की जगह एडमोनिशन होता, क्योंकि संज्ञा का विलोम शब्द या पर्यायवाची एक संज्ञा, नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम नाउन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मित्र का पर्यायवाची दोस्त हो, ना कि दोस्ती। तो अगर ये एडमोनिशन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इनकोमियम का अर्थ है प्रशंसा, प्रेज, तारीफ। अब हमें अन्य शब्दों को देख लेना चाहिए। कंडेम का अर्थ है धिक्कारना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, और कंग्रेचुलेट है बधाई देना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है जो अंडरलाइन भाग को रिप्लेस करे। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड, जब गॉड वो यूनिवर्सल चीज है, यूनिवर्सल शक्ति है जिसने ब्रह्मांड रचा, तो आइडियली जी कैपिटल होना चाहिए। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू by giving him an intellectual spirit elevates him above the beasts of the field। इसको समझने की कोशिश करें, ये भी काम के शब्द हैं, हमें किसी क्लोज टेस्ट, किसी पैसेज में काम आएंगे। ये कहना चाहता है, मैं सिर्फ इसका अनुवाद कर रहा हूं, कि ये तथ्य कि ईश्वर ने अपने दृष्टिकोण में बनाया मनुष्य को एक बुद्धिमान प्राणी, स्पिरिट, ये उसको उठाता है कि भगवान ने उसे अपने दृष्टिकोण में बनाया, ये उसे उठाता है अबव द बीस्ट। बीस्ट कहते हैं पशु को, पशुओं से ऊपर मानव को दर्जा देता है। अब ये गलत क्यों है? भगवान ने मनुष्य को, ऐसा माना जाता है, अपने दृष्टिकोण में नहीं, अपनी इमेज में बनाया, ठीक है। वैसे तो ईश्वर निराकार है, पर मान्यता है कि ईश्वर भी मानव के तरह का ही उसका शरीर है। तो असल में आंसर होना चाहिए ओन इमेज। भगवान ने इंसान को, मनुष्य को, यहाँ मैन का मतलब पुरुष नहीं है, मनुष्य है। जैसे मैं कहूँ मैन इज मॉर्टल, तो इसका मतलब ये नहीं है पुरुष नश्वर है और महिला अविनाशी। मैन इज मॉर्टल का मतलब है मनुष्य नश्वर है। तो यहाँ मनुष्य को भगवान ने अपने दृष्टिकोण नहीं, अपनी खुद की इमेज में, जैसे वो है वैसे बनाया, मानव स्वरूप में,
ठीक है, किसी पशु स्वरूप में नहीं, तो अपनी इमेज में बनाया, अपने आकार में ढाला, इससे ये और एक बुद्धिमान जीव बनाया, तो ये बताता है कि मनुष्य का दर्जा जानवरों से ऊपर है, राइट। अन्य ऑप्शंस में बिल्कुल आसान से ऑप्शन है। कैपेसिटी का अर्थ सभी जानते होंगे, क्षमता। ग्लोरी का अर्थ है गौरव, आइडिया आप जानते ही। अगले प्रश्न की ओर, सवाल 13। हमें इस ब्लैंक को भरना है सबसे अप्रोप्रिएट या उचित ऑप्शन से। द नेशनल एंथम इज एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान गाया जाता है हर ऑफिशियल फंक्शन पर। क्या किया जाता है? गाया ही तो जाता है, संग, राइट। बाकी ऑप्शन में अटर का अर्थ है किसी चीज को कहना, ओके, अक्सर थोड़ा इनडिस्टिंक्टली या जल्दी से, जैसे ही अटर्ड समथिंग आई कुडंट अंडरस्टैंड, उसने कुछ बोला जल्दबाजी में, मैं समझ नहीं पाया। विस्फर का अर्थ है फुसफुसाहट करना, कान में कुछ कहना, सरगोशी करना। और चांट का अर्थ है किसी मंत्र को बोलना, किसी कविता को बोलना आदि, राइट। और अब अगले सवाल की तरफ, सवाल संख्या 14। सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसिंग द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस, नहीं दैट एक्सप्रेसेस, या फिर ऑप्शन एक्सप्रेसिंग द गिवन सेंटेंस in the positive degree of comparison. After months of dedicated training, her body had become noticeably stronger. Noticeably का अर्थ है स्पष्टतः दिखने वाली, तो उसकी बॉडी स्पष्टतः, उसका शरीर पहले से स्पष्टतः ज़्यादा मजबूत हो गया था। हमें यहाँ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। शब्द स्ट्रॉन्ग की 3 डिग्रीज हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। ये आप अच्छे से वाकिफ हैं इस चीज़ से। मौजूदा विकल्पों में ऑप्शन संख्या बी तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है इसने, हर बॉडी ग्रू द स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑप्शन डी भी गलत है और ऑप्शन ए भी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन डी में ओनली स्ट्रॉन्गर बट फाइनर, कंपैरेटिव डिग्री, फर्मर, सॉरी फर्मर का तो कोई यहाँ हमारे प्रयोग ही नहीं हुआ प्रश्न में ही। ए ऑप्शन भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ फिर उन्होंने मोर स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करके इसको गलत कर दिया है। सही उत्तर होना चाहिए सी, हर बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड ट्रेनिंग। यहाँ गौर करने लायक एक बात है, ये ऑप्शन तो है हमारा, किंतु यहाँ पर हम ले रहे हैं हर बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ, जबकि प्रश्न में हमारे पास है हेड। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। या तो क्या हो कि बॉडी हेड की जगह हैज़ हो, हैज़ बिकम नोटिसेबली स्ट्रॉन्गर, अथवा इज ना होकर वॉज हो। हर स्ट्रॉन्ग बॉडी वॉज द रिजल्ट ऑफ मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड ट्रेनिंग। यहाँ सभी ऑप्शंस में एक प्रूफ रीडिंग की एरर है, ये डेडिकेटिंग नहीं डेडिकेटेड होना चाहिए, राइट। सो अंतिम उत्तर, हर स्ट्रॉन्ग बॉडी वॉज द रिजल्ट ऑफ मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड मीन्स समर्पित, डेडिकेटेड ट्रेनिंग, महीनों की समर्पित ट्रेनिंग से उसका शरीर स्पष्टतः ज़्यादा मजबूत हो गया था। अगले सवाल की तरफ, प्रश्न 15। आई टेक दी एट दाई वर्ड सेड रोमियो टू जूलियट। पुरानी अंग्रेजी में एक शब्द था दाऊ। देखिए आज की अंग्रेजी में फर्क नहीं पड़ता सिंगुलर हो या प्लूरल, यू वही रहता है, एक है तो भी यू, ओके। अफरोज, यू आर अ स्टूडेंट, ओके। ऑल दीज बॉयज एंड गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, सो यू आर स्टूडेंट एंड यू आर स्टूडेंट्स। अगर मैं 5-10 को भी कह रहा हूं तो भी यू, एक को कह रहा हूं तो भी यू। पुरानी अंग्रेजी में, क्लासिकल इंग्लिश में सिंगुलर होता था दाऊ, एक वचन दाऊ था और उसका बहुवचन यू था। आज दोनों बार यही फॉर्म है। सो दाऊ शब्द का अर्थ है तुम। अब दी दाऊ का ही दूसरा रूप है और दाई इसका एडजेक्टिव है, योर, राइट। ये यू का, दाऊ का ऑब्जेक्ट है और ये उसका एडजेक्टिव है। आम भाषा में कहूं तो ये यू है और ये योर है आज की अंग्रेजी में।
आई टेक दी एट दाई वर्ड, मैं किसी को, यहां वर्ड का मतलब है जो आप कह रहे हो, आपका वचन, मैं आपको आपके वचन को सही मानते हुए ही चलता हूं। आई टेक यू एट दाई वर्ड, यानी जो आप कह रहे हैं मैं उसको सही मान कर चलता हूं। ये रोमियो ने किससे कहा? जूलियट से। अब यहां पर कौन सा होगा? मैं आपके वचन को सही मानते हुए चलता हूं, सही मानता हूं, भरोसा करता हूं, तो क्या होगा? आई बिलीव यू। और आई डू नॉट बिलीव यू, तो क्या होगा? आई ट्रूली बिलीव यू। राइट, यही हमारा उत्तर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। हमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बनाना है। सब्स्टिट्यूट का अर्थ है विकल्प, चुनना है नीचे में से। टू बी बायस्ड अगेंस्ट, बायस्ड का अर्थ है किसी के विरुद्ध पक्षपाती होना। राइट, तो हमारा इसमें कौन सा उत्तर होगा? आंसर है प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड का अर्थ है पूर्वाग्रह से ग्रस्त। आप किसी व्यक्ति को अकारण ही सही मानते हैं या अकारण ही उससे नाराज रहते हैं, चिढ़ते हैं, तो पहली सूरत में जब आप उसको अकारण ही सही मानते हैं, एक कारण ये हो सकता है आपकी जाति का है, आपके गांव से है, बस इतना ही, यू आर प्रेजुडिस्ड इन फेवर ऑफ दैट पर्सन। किसी के विरुद्ध हो क्योंकि वो दूसरे धर्म से है अथवा दूसरी जाति से है, या उसकी स्किन का रंग आपकी स्किन के रंग से अलग है और आप उसे नापसंद करते हैं, या वो आप जैसे कपड़े नहीं पहनता, आपकी तरह बात नहीं करता, बस इतने से ही आप नाराज़ रहते हैं, उसके खिलाफ एक पूर्वाग्रह बनाए हुए हो, हर चीज़ उसकी बुरी लगती है, गलत लगती है, तब हम कहेंगे यू आर प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट हिम। हमारा प्रश्न है बायस्ड अगेंस्ट, सो प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट। बाकी ऑप्शन देखिए, अगर इनमें से ये कहा जाता कि आप सी को उत्तर कर ही नहीं सकते या ऑप्शन सी हटा दें, एक बार हटा दें, सोचो ये है ही नहीं, तो फिर कौन सा आंसर होगा? तो फिर आंसर होगा पहला, पार्शियल। अभी क्यों नहीं ले रहे? पार्शियल का अर्थ है जब मैं दो लोगों में पक्षपात करूं, इसलिए ये बायस्ड के निकट है, पर इससे बेहतर ऑप्शन प्रेजुडिस्ड है। पार्शियल का एक अर्थ पक्षपाती और एक अर्थ होता है आंशिक। बाकी ऑप्शन देखिए, अगर मुझे इससे विलोम शब्द पूछते, इमेजिन इन द आई ऑफ योर माइंड द क्वेश्चन वर लुक फॉर दी और आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द क्वेश्चन वर्ड, तो फिर आंसर होता ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का अर्थ है निष्पक्ष। राइट, पर अभी तो हमसे उसका सब्स्टिट्यूट पूछा है, यानी उसका अर्थ वही होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन गलत है, इसमें टाइपोग्राफिकल एरर है। असल में ये शब्द होना चाहिए प्रीडेस्टिन्ड, PREDESTINED, प्रीडेस्टिन्ड। प्रीडेस्टिन्ड क्या है? जो पहले से मुकद्दर में तय है। राइट, जो पहले से ही निर्धारित है। इसके लिए इसका पर्यायवाची डेस्टिन्ड भी पर्याप्त है, अथवा आप प्री ऑर्डेन्ड भी इसका एक पर्यायवाची ले सकते हैं। कोई प्रश्न? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चुनना है फॉर द गिवन वर्ड्स। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, एक बहुत कड़वा और हिंसक हमला शब्द में, मीन्स अपने शब्दों से बड़ी कड़वी बात कहना, बड़ा आक्रामक रुख इख्तियार करना। अब इनमें से कौन सा शब्द है जिसका यही अर्थ हो? शब्द है डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब है बहुत आक्रामक शाब्दिक हमला। मैं एक उदाहरण बनाता हूं। ही लॉन्च्ड इनटू अ डायट्राइब अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ काफ़ी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, निंदा की उनकी। इसके लिए कोई और शब्द हो सकता है हेरेंग, और दूसरा टाइरेड, निंदा भाषण, निंदा में कुछ कहा जाना।
बाकी शब्दों को ध्यान से देखें। डायस्पोरा क्या है? देखिए, जितने भी ज्यूज थे, यहूदी हैं या थे, जो इज़राइल में नहीं रहते या इज़राइल में रहने नहीं आए, ठीक है, इज़राइल बनने के बाद और जगहों पर रहते हैं, उनको कहा जाता है डायस्पोरा। आज की भाषा में किसी भी देश के वो लोग जो उस देश से बाहर कहीं बसे हों, वो उस अन्य देश में अपने देश का डायस्पोरा है। जैसे भारतीय लोग यूनाइटेड स्टेट्स में या द यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज़्यादा धनवान हैं, सफल हैं, तो एक वाक्य बनाया जा सकता है, इंडियन डायस्पोरा इन द यूके एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज एक्सट्रीमली पावरफुल, प्रॉस्परस एट्सेट्रा। तो किसी देश के लोग जो अन्य जगह बस गए हों। शब्द डायडम क्या है? ये एक तरह का ताज है या ताज जैसा बैंड है, राइट, जो किसी ज़माने में राजा, राजकुमार इत्यादि पहना करते थे। जहाँ तक बी ऑप्शन का सवाल है, ये एक गलत ऑप्शन है। डाइक्रिटिसिज्म जैसा कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं है। असली शब्द है डाइक्रिटिक और एक इसका एडजेक्टिव है, विशेषण है डाइक्रिटिकल। तो ये डाइक्रिटिक क्या है, इसमें से आईएसएम अगर हटा दें, क्योंकि वो तो एक अर्थहीन शब्द हो जाएगा। डाइक्रिटिक का अर्थ है, वैसे तो अंग्रेजी भाषा में मात्राएं नहीं होती, मात्रा जैसी चीज़ अगर हम कुछ देखते हैं तो वो आई के ऊपर का डॉट है जिसे टिटल कहा जाता है, वही होता है। लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ और निशान मिलेंगे जो कि अन्य कॉन्टिनेंटल यानी कि यूरोपीय भाषाओं से आए हुए शब्दों में आज भी दिखते हैं। जैसे हम देखें, कैफ़े अक्सर ऐसे लिखा जाता है, रेज्यूमे ऐसे लिखते हैं। इसी तरह जो स्टेज पर होस्ट करता है किसी प्रोग्राम को, उसे कॉम्पेयर कहते हैं और उस पर इस तरफ झुका हुआ एक निशान सा होता है। ऐसे ही एक शब्द है फसाड, बाह्य आवरण, इस पर नीचे सी के नीचे एक मुड़ा हुआ सा निशान होता है। इसी तरह कुछ और शब्दों में और ऐसे निशान होते हैं, दो एक साथ डॉट आते हैं, जैसे नाइव में। इन निशानों को हम यहाँ इनको कहते हैं अक्यूट एक्सेंट, इसे कहते हैं ग्राव या ग्राव एक्सेंट। इसी तरीके से ये है डायरेसिस। ये जो निशान है, इस नीचे वाले सी के नीचे वाले इस घुमावदार निशान को सिडीला कहते हैं। तो ये एक्सेंट, ग्राव, सिडीला, ये डायरेसिस, ये सब जो निशान हैं, जो अक्सर शब्दों में ये चिन्ह मिल जाते हैं अंग्रेजी के, इन ऐसे किसी भी निशान को हम डाइक्रिटिक कहते हैं। तो डाइक्रिटिक क्या है? मात्रा जैसे निशान जो अंग्रेजी के कुछ शब्दों में हमें दिख जाते हैं। तो एक वचन डाइक्रिटिक है, एक निशान, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्लूरल भी बन सकता है, पर डाइक्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 18। हमें एक इनकरेक्टली स्पेल्ड मीन्स जिसकी स्पेलिंग गलत है उस शब्द को पहचानना है इन चारों में से। इनकरेक्टली स्पेल्ड आंसर होना चाहिए पहला, लेबिरिंथ। शब्द लेबिरिंथ का अर्थ है भूल भुलैया, राइट। जैसे एक ऐसा नेटवर्क जहां गलियां आपस में उलझी हुई हो, आप घूम फिर कर फंस जाते हो, बाहर ना निकल पाते हो। कभी कभी इसका मुहावरात्मक प्रयोग भी होता है, जैसे हम सरकारी किसी तंत्र में हैं, उलझ गए हों, तो हम कहेंगे दिस होल थिंग इज़ लाइक अ लेबिरिंथ। ये पूरी जगह, पूरा स्थान, पूरा काम एक भूल भुलैया में घूमने जैसा। इसका पर्यायवाची है मेज़। लेबोरेटरी आप जानते हैं प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आप जानते हैं पुस्तकालय, और लेबोरियस मीन्स जिसमें बड़ी मेहनत लगे, जैसे लेबोरियस एक्सरसाइज, लेबोरियस जॉब, इसके लिए पर्यायवाची आर्ड्यूअस हो सकता है। हमारा उत्तर अलबत्ता ए ही रहेगा। प्रश्न संख्या 19। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड यानी जिसकी स्पेलिंग गलत हो, ऐसा शब्द हमें बताना है।
इनकरेक्टली स्पेल्ट है हमारा इसके अंदर। कौन सा शब्द है जो इनकरेक्टली स्पेल्ट है? देखिए, शब्द है कम्युनिकेशन। इसमें 2 N गलत है। कम्युनिकेशन में एक ही N होना चाहिए। आंसर हो गया डी। बाकी शब्दों में कमिट है या तो वादा करना या किसी काम को करना, जैसे अपराध को करना, टू कमिट एन ऑफेंस। कमेडियन है जो हंसाने का काम करे, ठीक है, फिल्मों में कमेडियंस होते हैं। और कमिटी अर्थ है समिति। कमिटी एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है अंग्रेजी में, जिसमें M, T और E 3 शब्द 2 बार आते हैं, डबल है, जो एक रेयर चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो रेखांकित खंड है इसको बदलने के लिए हमें सही ऑप्शन चुनना है। ऑल्दो स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, ऊंचाइयों से वो भयभीत थी। ऊंचाई के भय के लिए अंग्रेजी में शब्द है एक्रोफोबिया। वो ऊंचाई से डरती थी, स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, ऊंचे प्लेसेस से। शी गैदर ऑल हर करेज एंड स्टूड अटॉप। अटॉप एक साथ लिखना चाहिए, ये एक ही शब्द है। अटॉप का मतलब है किसी चीज के ऊपर, जैसे ही गॉट हिमसेल्फ क्लिक्ड अडॉप्ट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे जब वो पहुंचा तो उसने अपना फोटो खिंचवाया। अटॉप द 24 स्टोरी बिल्डिंग टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज। अब यहां स्टूड कौन से टेंस में है? पास्ट में। तो ये गैदर हो नहीं सकता ना, यहां तक कि ये प्रेजेंट होता तो भी गैदर्स होता, क्योंकि शी तो सिंगुलर है। हमारा आंसर क्या होगा? शी गैदर्ड ऑल हर करेज। एक, गैदर्ड ऑल हर करेज, अपना सारा साहस उसने जुटाया। नेक्स्ट अप प्रश्न संख्या 21। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसको ठीक करना है। मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला। मार्टिन ने कोशिश की अम्ब्रेला खोलने की। कौन सा सही होगा? देखिए, ये एक सिर्फ घटना है कि भूतकाल में मार्टिन ने यह प्रयास किया। सो मार्टिन अटेम्प्टेड टू ओपन द अम्ब्रेला। मार्टिन ने कोशिश की कि वो अम्ब्रेला खोले। बाकी ऑप्शन पे एक बार नज़र डालें। वुड अटेम्प्ट्स क्यों नहीं होगा? कोई भी मॉडल हो हम उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लेते हैं बिना इन्फ्लेक्शन के, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये तो सीधा ही प्रश्न में भी यही खंड दिया हुआ है। वुड अटेम्प्टिंग गलत है। वुड कहाँ काम आता है? ऐसी सूरत में वुड एक भूतकालिक आदत को अवश्य बताता है, जैसे ही वुड कम हियर आफ्टर डिनर फॉर अ वॉक। लेकिन यहाँ कोई ये नित्यचर्या नहीं है, सिर्फ एक घटना है, इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए कि हम अटेम्प्टेड टू ओपन करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। हमारे पास 4 खंड हैं, इनको हमें सही ऑर्डर में ठीक करना है, हमें सही ऑर्डर में इनको लगाना है। पहले जैसे दिया है वैसे पढ़े। ओनली नेचुरल डाइज आर यूज्ड इन कालमकरी एंड इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। देयर आर 2 डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स ऑफ कालमकरी इन इंडिया। दे आर श्री कालाहस्ती स्टाइल एंड मछलीपट्टनम स्टाइल। कालमकरी is a type of hand painted or block printed cotton textile or produced in Indian states of आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इसमें सबसे आसान लिंक क्या है? There are 2 distinct styles. They are कौन सी? वो दोनों स्टाइल्स कालाहस्ती और मछलीपट्टनम। तो एक लिंक हमारे पास हो गया BC, यानी सी खंड बी के तुरंत बाद होना चाहिए। इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कालमकरी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसकी परिभाषा दे रहा है? तो वो खंड है डी, कि ये शुरुआत डी से होनी चाहिए। कालमकरी इज अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। डी से स्टार्ट हो और बी सी एक साथ हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ बी। इस तरह इस क्रम में एक बार फिर से पढ़ के देख लें। कालमकरी इज a type of hand painted or block printed cotton textile produced in Andhra Pradesh and Telangana. Only natural dyes, डाई शब्द का अर्थ है रंग, सिर्फ प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है कालमकरी में। उसके बाद there are 2 distinctive styles, 2 distinctive means जो चीज़ें स्पष्टतः अलग से देखी जा सकती हैं, पहचानी जा सकती हैं, और वो है
कालाहस्ती और मछलीपट्टनम। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ? बी, DABC, राइट। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 खंड है, हमें इनको सही क्रम में सेट करना है। ये एक जम्बल्ड अप पैराग्राफ है। इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू what it is being used for. Such questions often baffle you. baffle का अर्थ नोट करना चाहिए, confuse. ऐसे प्रश्न अक्सर आपको confuse कर देते हैं। How emotional should one get about money and its value? Money on its own has no value until you have some use for it. देखिए, इसमें क्रम बनाते हैं तो क्या है हमारे पास? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपको बैफल कर देते हैं। कैसे क्वेश्चन? हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, ये प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न सी के बाद बी हो, राइट। सी के बाद बी ऑप्शन कितनों में आ रहे हैं एक बार देखें आप इसमें। यहां सी के तुरंत बाद बी नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। उत्तर तो अपने आप ही सी हो गया, सी के बाद बी यहां आ रहा है। फिर भी इस क्रम में एक बार पढ़ लें। हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, आपको कितना भावुक होना चाहिए पैसे और उसके मूल्य को लेकर के। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर उलझा देते हैं। मनी अपने आप में, मनी कोई वैल्यू नहीं रखती है until you have some use for it। अगर आपको कोई इसका प्रयोग कर सकते हैं तभी पैसे का मूल्य है, धन का मूल्य है। इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर। इसकी वैल्यू निर्भर करती है किस तरह से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। और हमारा उत्तर हुआ CBDA, उत्तर ऑप्शन सी, राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 24। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमारे पास में एक डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। द कैप्टन सेड कोट, अलास आवर फोज आर टू स्ट्रॉन्ग। अलास शब्द है दुख का, क्षोभ का, निराशा का। ये इंटरजेक्शन है। फोर्स कहते हैं शत्रुओं को, एनिमीज को। हमारे शत्रु बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों को करने का क्रम होता है रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? पास्ट में। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो जो डायरेक्ट स्पीच का कोटेशन में पार्ट है उसका टेंस नहीं बदलते, पर यहाँ तो पास्ट में है, टेंस बदलेगा। जब भी हमारे पास अलास है तो इसका मतलब एक्सक्लेम्ड और एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ये दुख का इंटरजेक्शन है, दुख का शब्द है। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सोरो किस ऑप्शन में? या तो सी में या डी में। कैप्टन के फोर्स, आवर फोर्स हमारे लिए क्या होंगे? देयर फोर्स, उन लोगों के शत्रु। आर का इनडायरेक्ट क्या होगा? वर। तो कौन सा ऑप्शन है? देयर फोर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट हिज फोर्स गलत है, यहाँ पर फोर्स गलत है क्योंकि कैप्टन कह रहा है हम लोगों के, वो और उसकी टीम। तो हिज होने के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारा सही ऑप्शन है सी, राइट। और आज का इसमें अंतिम प्रश्न, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। श्रेया हैज संग 3 सॉन्ग्स। श्रेया ने 3 गाने गाए हैं। सबसे पहले टेंस पहचानिए, श्रेया हैज संग। ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसका पैसिव क्या होगा? हैज बीन के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी है और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सो 3 सॉन्ग्स, चूंकि प्लूरल है तो हैव बीन, 3 सॉन्ग्स हैव बीन संग बाई श्रेया। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? 3 सॉन्ग्स हैव बीन, ना कि हैज बीन। हमारा उत्तर हो गया सी, तीसरा, राइट। अब एक छोटी सी बात, जब भी आप ऐसा पेपर करें तो हमेशा ध्यान रखें सिर्फ आंसर तक पहुंचना पर्याप्त नहीं है। उस आंसर के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन्हें भी देखें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इस बार परीक्षक ने ऑगमेंट का सिनोनिम पूछा है तो वो अगली बार एंटोनिम नहीं पूछेगा, अथवा किसी सवाल को उन्होंने अगर फिल इन द ब्लैंक में लिया है तो वो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह अगली बार वो सवाल जो है आपका किसी स्पेलिंग एरर में नहीं आएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो पेपर के शेष भाग पर, हर सवाल के शेष विकल्पों पर भी ध्यान दें, उससे एक नोटबुक में नोट करें। ऐसे शब्दों को किसी अच्छी डिक्शनरी में देखें, ढूंढें, उनके अर्थ नोट करें
और अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकें तो और भी बेहतर। आई विश यू ऑल द लक।